हाय बच्चों, वेलकम अगेन टू माइंड मैप सीरीज। तो आज बच्चों हम लोग माइंड मैप सीरीज में करेंगे सेंटर ऑफ मास और कोलिजन्स। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, जो हमने फिजिक्स अभी तक पढ़ी है, चाहे वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो या आपका वर्क एनर्जी पावर हो, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने ये एज्यूम किया था कि चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जैसे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कार है या आपका प्लेनेट है, कोई अर्थ है, ठीक है, तो उसका साइज जो होता है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज वेरी वेरी स्मॉल। यानी कि एक कार जम्मू से चलती है दिल्ली तक, ठीक है, तो करीब करीब 600 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो 600 किलोमीटर कार का जो डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है कि ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशंस बहुत छोटे होते हैं, किसके कंपैरिजन में, जो वो डिस्टेंस कवर करती है। इससे होता क्या है, देखिए इससे होता क्या है कि हम जो भी हमने इक्वेशन लगानी है, जो भी एनालिसिस करना है, वो क्या होता है कि वो हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो यही है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, जो डिस्टेंस ट्रेवल जिसका होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स साइज, ठीक है। तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो अर्थ को या प्लैनेट को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानते हैं, लेकिन रियलिटी में इन रियल लाइफ क्या होता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो हमारे पास जो बॉडीज होती हैं वो क्या होती है, फैली हुई बॉडीज होती हैं, उनको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स या एक्सटेंडेड बॉडीज, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बॉडीज में क्या होता है कि हम उसको पॉइंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसका जो साइज होता है, डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, वो वो निग्लिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हमने जब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की, तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटेंडेड बॉडी जो है वो क्या होगी, एक साइज उसका जो है वो एक साइजेबल उसकी वो है, जैसे लेंथ है उसकी या ब्रेड्थ है, ठीक है, तो वो कुछ साइज है, ठीक है, पॉइंट नहीं है। अब उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सो बेसिकली जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, और हम कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इसी को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एनालिसिस करने के लिए मेरे को, इसको सिंपल बनाने के लिए मेरे को एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। वो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होती है कि अगर इन दोनों का 1 और 2 का, 2 और 3 का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, अगर इसको मैं फोर्स लगाऊं, इसको कंप्रेस करूं या इसको एक्सटेंड करूं, तो अगर ये बॉडी, इसमें ये दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, ठीक है। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, देखिए ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ठीक है। ये इसके साथ हो रही है म्यूचुअल अट्रैक्शन, इसकी इसके साथ हो रही है, तो ये लेकिन विद इन बॉडी है, ठीक है, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। यानी कि ये पार्टिकल्स के आपस की जो फोर्स है, दिस इज इंटरनल टू द बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेज। और ये इंटरनल फोर्सेज जो होती हैं ये हमेशा पेयर्स में एक्ट करती हैं और कैंसिल कर देती हैं, ठीक है, अपने आप को। तो नेट इफेक्ट जो होता है इंटरनल फोर्सेज का जीरो होता है, ठीक है। तो बॉडी को अगर मूव करना हो तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। मूविंग बॉडी को अगर स्टॉप करना हो तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या करती है, वो या तो मूव करती है किसी बॉडी को या उसको स्टॉप करती है, ठीक है। अब ये जो है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हमने देखा कि यहाँ तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको बॉडीज को मानते थे, ठीक है, लेकिन जो बड़ी बॉडीज हैं, जो मतलब कि रियल लाइफ बॉडीज हैं, बड़ी तो नहीं, बड़ा तो प्लेनेट भी होता है लेकिन उसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। बड़ी बॉडी का मतलब सिंपल सा ये है कि रियल लाइफ बॉडी जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, ठीक है। तो उसका एनालिसिस करने के लिए अगर मेरे को देखो 1 2 3 4, मतलब देर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अगर मेरे को एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का एनालिसिस करना पड़ा तो फिर ये तो गए काम से, ठीक है। तो इस चीज को सिंपल करने के लिए, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास। वो क्या होता है, वो एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट मैं एज्यूम करता हूँ, यहाँ क्या है, पूरी की पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, एक्चुअली होता नहीं है, ये मेरी अजम्पशन है, ठीक है।
और ये जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, यानी कि जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका एनालिसिस करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बनाता हूँ, ठीक है, और फिर सारे के सारे एनालिसिस सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट के करता हूँ जिसको मैं सेंटर ऑफ मास बोलता हूँ, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास जो है एंड पार्टिकल्स का भी हो सकता है, पहले हम दो पार्टिकल सिस्टम का करते हैं, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है m1 और m2, इसके मासेस है, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। यहाँ से इसका जो है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r1 है, ये r2 है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि मास इनटू डिस्टेंस प्लस मास इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। तो RCM जो है उसका फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है। अगर ये RCM ओरिजिन पे है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, RCM जीरो हो गया, ठीक है। जब RCM जीरो हो गया तो ये इक्वेशन क्या होगी, m1r2 इज इक्वल टू माइनस m2r2, ठीक है। अब देखिए माइनस m1 और m2 जो है मासेस है, मासेस जो है कभी भी माइनस नहीं होते, पता है ना, मासेस कभी माइनस नहीं होते, इसका मतलब R1 और R2 ही प्लस माइनस हो सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि R1 और R2 जो है वो क्या होगा, अपोजिट होंगे, उनकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी, तो फिर सेंटर ऑफ मास की जो है वो डायरेक्शन क्या रह जाएगी, उसको कैसे हम प्लॉट करेंगे, ये देखो ये 0 0 है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये इन दो पार्टिकल का जो इस तरह से आ जाएगा, यानी कि m1 इस साइड है, m2 इस साइड है, ठीक है। उसको कहने का मतलब ये है कि R1 इस साइड है, R2 इस साइड है, ठीक है। और फिर क्या करता है, यानी कि वो जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसके जो अपोजिट साइड्स पे मासेस होने चाहिए, या डिस्टेंस जो है मासेस का वो अपोजिट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करता है, इसी इक्वेशन से देखिए m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है, ठीक है, जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, उसको इस तरह से डिवाइड करता है कि वो इनवर्स रेशो में हो, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है दो पार्टिकल सिस्टम में हमेशा जो उसको लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, लाइन ज्वाइन करती उसी के अलोंग ही होता है, ठीक है, उसी के अलोंग रहता है, ठीक है। और डिवाइड्स द डिस्टेंस इन इनवर्स रेशियो, ये हमने कह दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल, ठीक है, लेट्स से ये m1 है, ठीक है, 1 kg है, m2 इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, ठीक है। RCM किसके बराबर होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये अब ये RCM जो है ये, इससे हमें ये पता नहीं चलता कि कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, यानी कि ये यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब RCM के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक XCM होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। YCM होगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। एक किसके बराबर हो जाएगा, 1 × 1, ठीक है, प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 4 × 5/3, ये किसके बराबर होगा, 1 × y कोऑर्डिनेट इसका 2, ठीक है, प्लस 2 × y कोऑर्डिनेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3, 8/3, ठीक है। तो इस केस में RCM के जो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे XCM और YCM। अगर तीन कोऑर्डिनेट होते, यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट दिए गए होते मासेस के, ठीक है, तो क्या होता, उसके तीन कोऑर्डिनेट होते सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक स्क्वायर है, लेट्स से ये 0 0 है, ठीक है,
ये 1 0 है, ये 1 1 है, ये 0 1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर M1 है, M2, M3, M4, ठीक है। लेट्स से इसका 1 kg मास है, इसका 2 kg मास है, इसका 3 kg मास है, इसका है 4 kg मास, राइट। तो ये वर्टिसेस पे मासेस पड़े हुए हैं, हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के दो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो एक्सीएम निकालना है हमें। एक्सीएम निकालने के लिए m1 इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m1, ठीक है, m2 2 इंटू 1 प्लस m3 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है। कितना ये है, 4 3 7 2 9 10 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10, 5 बाई 10 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। तो वाई सी एम जो होगा, m1 कितना है 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ m1 कितना है 1 प्लस m2 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 10, कितना होगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 3 बाई 10, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं, समझ गए। करना कुछ नहीं है आपको, आपको मास की पोजीशनिंग देखनी है कि वो कहाँ आ रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं उसके, ठीक है। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं तो एक्स सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम भी होगा, ठीक है। 2 दिए हैं तो एक्स सी एम और वाई सी एम रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, तो ये निकालना हो तो क्या उसका फार्मूला है, उसका सिंपल सा फार्मूला ये है, इसको ये मैंने पहले लिख दिया, मेरे को वैसे ऐसे लिखना चाहिए था कि अगर ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये कर ऐसे करके, ठीक है। तो ये m1 m2 इनका मासेस है, r1 r2 जो है किसी भी पॉइंट से उनका डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने rcm निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 सो ऑन, ठीक है। इसका मैं सम करूंगा तो ये m आ जाएगा टोटल मास, ठीक है। इनको सम करने के लिए ये आपका सिग्मा है i इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, यहाँ i की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम ये क्या है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस सो ऑन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है। वाई सी एम वही, यहाँ इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सिग्मा एम आई आर आई, आई इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाई, ये r नहीं होगा, यहाँ x होगा, ठीक है। तो ये m होगा। इसी तरह से वाई सी एम जो होगा वो आपका वाई आई डिवाइडेड बाई m आई इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं,
तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि ये मासेस दिए हैं आपको m1 m2 m3, ठीक है, साथ में इसके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन हमने किया था हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं किया था, ठीक है, हमने सीधा सीधा किया था। इसमें वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है, सिंपल है। RCM जो है आपका क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई टोटल m, ठीक है। m1 कितना है 1, पोजीशन वेक्टर कितना है इसका I प्लस 4j प्लस k प्लस 2 इंटू पोजिशन वैक्टर उसका प्लस 3 इंटू पोजिशन वैक्टर इसका डिवाइडेड बाई 3 2 5 1 6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका I प्लस 4j प्लस k प्लस 2I प्लस 2j प्लस 2k प्लस 6I माइनस 3j माइनस 6k, ठीक है। आई देख लो, 6 2 8 1 9 9I, जे के 6 माइनस 3 प्लस 3j, ठीक है, के माइनस 3k, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, 3 कॉमन निकाल लो, ठीक है, अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा 3I प्लस j माइनस k, ठीक है, 2, तो ये आ जाएगा आपका 3I प्लस j माइनस k डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से करना है, आसान है ना। अभी देखिए जब हम ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके ये सिग्मा, तो बेसिकली ये हम ये मानते हैं कि ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये बीच में स्टेप्स हैं, ठीक है, समझ गए। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे करके कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो जब डिस्क्रीट चीजें होती हैं, यानी कि एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है, ठीक है, तो हम ये यूज करते हैं सिग्मा, समेशन। और जब आपकी कंटिन्यूस होती है तो बेटा हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज, ठीक है। कंटिन्यूस बॉडीज का मतलब क्या होता है कि उसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, यानी कि एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, ठीक है, इस तरह से नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये मानूं ये बड़ी बॉडी है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसका जो मास है dm है, ठीक है, तो ये r है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, इसको अगर RCM करूं मैं, ठीक है, तो ये आपका होगा आपका x dm डिवाइडेड बाई dm, ठीक है। YCM जो होगा आपका y dm डिवाइडेड बाई dm, ZCM इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये इंटीग्रल ऑफ डीएम यानी कि डीएम का इंटीग्रल पूरा का पूरा, ठीक है, ये क्या होगा आपका m होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे x dm, ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी m हो जाएगा, यहाँ भी m हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर ये आपका सेंटर ऑफ मास जो है, इफ RCM इज एट ओरिजिन, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है आपका, ठीक है। तो आपका एक्स डी एम इज इक्वल टू वाई डी एम इज इक्वल टू जेड डी एम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बेसिकली ये कब आपको लगाना है, जब कोई कंटिन्यूस बॉडी है, आपको जैसे डेंसिटी दी है, सरफेस डेंसिटी दी है, लीनियर डेंसिटी दी है, ठीक है, उस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये इस तरह के फार्मूलाज लगते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
तो बच्चों क्वेश्चन है कि लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ 1 मीटर इज दिस। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि रॉड आपकी एक लाइन की तरह होगी, इस तरह से, ठीक है। कितनी बड़ी रॉड है? 1 मीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है, ठीक है। आपको लीनियर डेंसिटी दी है, आपको निकालना क्या है? सेंटर ऑफ मास। देखिए अगर आपको तो ये डेंसिटी जो है आपकी कांस्टेंट होती, तो अगर आपको ये डायमेंशन पता है तो ये सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल बीच में होता, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ, ये आपकी डेंसिटी जो है ये वेरी कर रही है। एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ चेंज होती जाएगी तो डेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। इसीलिए हम ये पता ऐसे नहीं कर सकते वो सीधा का सीधा की ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा वहीं पे रॉड का COM होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, तो वहाँ ऐसा चीज एप्लीकेबल नहीं है जब डेंसिटी इज वेरिएबल। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू l विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस पर लेट्स से ये dx है, एक एलिमेंट मैंने ले लिया dx, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे को मास चाहिए, लेट्स से dx का मास जो है dm है, ठीक है। मास ऑफ dx इज इक्वल टू dm, ठीक है। अब dm जो है किसके बराबर होना चाहिए? लीनियर मास डेंसिटी किसके बराबर होती है? लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। मास अपॉन लेंथ। तो मास किसके बराबर होगा? लेंथ इनटू लैम्डा, यही होना चाहिए। लेकिन मेरे को मास किसका मैं देख रहा हूँ, मेरे को किसका चाहिए? dx का चाहिए, ठीक है। तो dm किसके बराबर होगा? l, यानी कि आपका लैम्डा, लैम्डा यानी कि आपको लीनियर डेंसिटी 1+2x, इसको हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं, आपको आसानी रहेगी। लैम्डा इंटू dx, dx क्या है? इसकी लेंथ, लेंथ है ना, ठीक है। तो लैम्डा क्या है? 1+2x, ठीक है, dx, समझ गए। लेकिन अब मेरे को निकालना क्या है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मेरे को अब क्योंकि ये एक ही डायमेंशन में है, लीनियर डेंसिटी दी है, तो वहां से क्लू मिल जाएगा आपको कि एक ही डायमेंशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ सिर्फ XCM निकालना पड़ेगा आपको। तो XCM का फॉर्मूला क्या होगा? XDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ DM, ठीक है। x क्या है? x ही है। 1+2x DM dx 0 to L डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा? ये भी आपका DM किसके बराबर है? इसी के बराबर है ना, DM 1+2x dx, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा? x+2x² डिवाइडेड, ये क्या होगा? 1+2x dx इंटीग्रल 0 to L 0 to L dx, ठीक है। इसको अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा? x² 2/3x³ डिवाइडेड बाई कितना होगा? x+x², ठीक है, 0 to 1 0 to 1, ठीक है। समझ गए। ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस ये कितना होगा? 2/3, ये कितना होगा? 1+1 2, ठीक है। तो ये कितना होगा? 6, 3 उधर चला गया, 7/6 इंटू 2, 7/12 इज द आंसर, ठीक है। थोड़ा आराम से आराम से आराम से, जल्दबाजी नहीं, मैंने थोड़ा जल्दी में किया है, लेकिन आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी कॉन्टिन्यूस बॉडी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल फार्मूला जो है M1R1 वाला फार्मूला नहीं लगा सकता हूँ, मेरे को फार्मूला इस तरह का लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ जो क्लू क्या है वो क्या है, आपको जो DM निकालना है, DM जो है वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आएगा, चाहे वो सरफेस डेंसिटी होगी, चाहे वो आपकी लीनियर डेंसिटी होगी, तो ये DM का ही सारा खेल है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है ना? अरे बेटा बहुत आसान है, इतना थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल नहीं है फिजिक्स, ठीक है, लगती है। ओके, अब हम करेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी, इसका मतलब क्या है?
देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये है कि देखिए एक डिस्क है, एक आपका स्क्वायर प्लेन है, ठीक है, ये लैमिना है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर है, ये है डिस्क, ठीक है। तो इसको क्या कैसे करेंगे? देखिए इसमें एक चीज है, पहले आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी कोई, कि एजम्पशन क्या है। एजम्पशन ये है कि इसकी जो सरफेस डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी जो है, सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है? हाँ, मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, ठीक है। हम्म, वो कांस्टेंट है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये अगर नहीं होगा तो हम इसके कंपोजिट फिगर का जो सीएम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि इसका जो एरिया है ए एस है, इसका जो एरिया है ए डी है, ठीक है। इसका मास जो है एम एस है, इसका मास जो है एम डी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं ऐसा? मास ऑफ स्क्वायर क्या होगा? ए डी इंटू सिग्मा, यही होगा ना। मास सरफेस एरिया इंटू सिग्मा, यानी कि सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। मास ऑफ ये क्या होगा? ए एस इंटू सिग्मा, ठीक है। अब मेरे को अगर एक्स सी एम निकालना है दोनों बॉडीज का, तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है? अच्छा एक चीज पहले इसमें से एक चीज और कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी ओ एम ऑफ स्क्वायर, लेट्स से ये एक्स एस और वाई एस है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी ओ एम ऑफ डिस्क, लेट्स से ये क्या है आपके एक्स डी और वाई डी है, ठीक है। समझ गए? इसके कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स एस वाई एस है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स डी वाई डी है, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल जो हमारे पास बॉडीज है उनके जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो हमने ले लिया है, ठीक है। अब मेरे को निकालना है सेंटर ऑफ मास कंपोजिट फिगर का। तो कैसे निकालूंगा? भाई एक्स सी एम मेरे को पता है किसके बराबर होता है, एम एस इंटू एक्स एस प्लस एम डी इंटू एक्स डी डिवाइडेड बाई एम एस प्लस एम डी, यही तो होगा, ठीक है। एम एस मेरे पास क्या है? ए डी ए एस सिग्मा इंटू एक्स एस प्लस ए डी सिग्मा इंटू एक्स डी डिवाइडेड बाई एम एस किसके बराबर होगा? प्लस ए डी इंटू सिग्मा, ठीक है। सिग्मा कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा जी डिवाइडेड बाई, ठीक है। यानी कि हमने अब क्या किया, मास को रिप्लेस करके हमने क्या किया, इसको एरिया की, सरफेस एरिया की टर्म्स में हमारा जो है जो सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट इसको जब सॉल्व करोगे, वाई सी एम विल ऑल्सो बी इक्वल टू डिवाइडेड बाई ए एस अपॉन ए डी। तो भाई लोगों, ये एक्सियम और वाई सी एम जो है ये होगा कंपोजिट फिगर का, कंपोजिट फिगर का। लेकिन उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी सरफेस मास डेंसिटी बिल्कुल दोनों की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास है कुछ बॉडीज का, कुछ शेप्स का, ठीक है। जो ऑब्वियस सी शेप्स हैं उनको मैंने छोड़ दिया, जैसे रेक्टेंगल हो गया आपका, उसका बिल्कुल आपके जो क्रॉस करते हैं डायगोनल से वहाँ रहता है स्क्वायर का,
ठीक है। ट्राइंगल का आपका जो है आपका सेंट्रॉइड पे रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी फिगर है, उनको मैंने छोड़ दिया है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस इसके खास करके जो आपका ये सर्कुलर आर्क है या आपका सेक्टर है, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस करोगे तो आपको इसका मतलब ज्ञान हो जाएगा, रिवाइज हो जाएंगे आपके, अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएंगे। सेमी सर्कुलर रिंग का है R2r/पाई 4/3r/पाई, ये आपकी सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल शेल है, शेल मतलब अंदर से खोखला है, ठीक है। सॉलिड का मतलब ये होता है अंदर से आपका भरा हुआ है, जैसे अर्थ है, अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। हॉलो कोन है, सॉलिड कोन है, तो ये बेटा ये आपको ना याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। क्वेश्चन क्या है कि ये एक बड़ा सा डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, ठीक है, यहाँ a है, इसको a है इसका, ठीक है। तो ये बड़ा जो डिस्क है इसका रेडियस a है, इसमें से ये छोटी वाली डिस्क जिसका रेडियस a/2 है वो निकाल दी। अब जो फिगर बची है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। देखिए इसमें ये वाला तरीका जो है, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तरीका जो हमने कंपोजिट बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा है, ठीक है, वो सबसे आसान तरीका है, ठीक है। हमने क्या किया था कि कंपोजिट बॉडी में हम इन टर्म्स ऑफ एरियाज हमने वो सेंटर ऑफ मास जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले आए थे, ठीक है। तो उससे आसान रहता है। देखिए इसमें करना क्या है आपका, ये बड़ी बॉडी जब इसमें से ये नहीं कटा था तो उसका एरिया कितना था, πa², ठीक है। ये al क्या है, एरिया ऑफ लार्ज बॉडी, as क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क, al क्या है, एरिया ऑफ लार्ज डिस्क, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क क्या है, a/2, ठीक है, πa/2 होल स्क्वायर, ठीक है, πa²/4, ये दोनों एरियाज आ गए, ठीक है। अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर ऑफ मास के, उसमें हमने जब कंपोजिट बॉडी का कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल बॉडी के कोऑर्डिनेट्स जो है सेंटर ऑफ मास के वो हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ जो अगर बॉडी ये है, ठीक है, पूरी की पूरी जब इसमें से कटा नहीं था, ठीक है, तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे सेंटर ऑफ मास के, बिल्कुल सेंटर में था, ठीक है, 0 0 थे, ठीक है। ये लेट्स से दिस इज ओरिजिन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है स्मॉलर डिस्क का वो कहाँ रहेगा, ये भी इसके सेंटर में रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस कितना, a/2। ऊपर की ओर तो सेंटर ऑफ मास है नहीं क्योंकि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है, 0 0, तो ऊपर की ओर तो सेंटर ऑफ मास नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ऊपर वाला जो है यानी कि y जो कंपोनेंट है यहाँ 0 है, ठीक है। यहाँ क्या है, x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक है। इसका मतलब इंडिविजुअल बॉडीज के हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब कंपोजिट बॉडी का कैसे निकालना है, हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज करनी है कि यहाँ आपका माइनस है, माइनस क्यों है, क्योंकि ये बॉडी कट रही है, वहां क्या हो रही थी, बॉडी ऐड हो रही थी, ठीक है। तो ये एरिया जो है कट रहा है तो इसलिए यहाँ माइनस है आपका, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज पुट करोगे तो भाई ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, -a/6 0 आ जाएगा ना। थोड़ा देखोगे, खुद करोगे तो बेटा देखो ऐसा है ना, फिजिक्स खुद करनी पड़ती है, ठीक है। जो मैंने किया है बिल्कुल लिख दिया है, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब इसको खुद करना, ठीक है। आंसर यही आएगा, ओके। तो बच्चों अभी करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, ये मूव कैसे करता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी देखनी हो सेंटर ऑफ मास की तो उसका फार्मूला ये है v/cm, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो ये सिग्मा की टर्म में आ जाएगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी सेम फार्मूला है आपका, इंडिविजुअल पार्टिकल की एक्सेलरेशन उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करनी है और सबको ऐड कर देना डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। इसी तरह से फोर्स का भी यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है, ठीक है, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी को यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को, तो क्या होता है, बॉडी इस तरह से मूव करती है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो इस तरह से मूव करता है कि जैसे कि सारा का सारा बॉडी का मास जो है उसी के ऊपर लगा हो, कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो हो, ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी बॉडी का, ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होती है तो एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास की वो जीरो होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा इंटरनल फोर्सेस हमने बात की, जैसे कोई पटाखा फूटता है, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है, तो इट इज प्योरली ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। तो आपको एग्जांपल के तौर पे अगर याद रखना हो
ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिए, कोई भी आपका बम फूटता है, ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस जो है वो आपके सेंटर ऑफ मास की मोशन को, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल ये रेडियम है, ठीक है, तो इसका जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, अगर तो ये स्टेशनरी है, रेडियम का जो एटम है, ठीक है, वो स्टेशनरी है, तो जब इसका क्या होगा, डिके होगा, तो डिके इज प्योरली ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। तो हमारा जो हमने सीखा, क्या क्या सीखा, कि इंटरनल फोर्सेस का सेंटर ऑफ मास के ऊपर, उसकी मोशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये रेस्ट पे है अगर, ठीक है, अब जैसे ये फूटेगा यानी कि डिके होगा, ठीक है, तो इस तरह से डिके होगा कि ये दो पार्टिकल्स अगर निकलते हैं तो दोनों ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे कि ये जो रेडियम का एटम है, जो पहले रेस्ट पे था, बाद में भी ये रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, और इंटरनल फोर्सेस जो है इसकी मोशन को अफेक्ट नहीं करती है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास जो है रेडियम एटम था, ठीक है, जब डिके हुआ तो भी ये रहा स्टेशनरी था, तो ये स्टेशनरी ही रहा। अगर रेडियम एटम मूव कर रहा है एक लाइन में, ठीक है, और आगे मूव करते करते उसका एक्सप्लोजन हो गया ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो वो उसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास जो है मूव करता रहेगा, ठीक है, सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो बच्चों अभी देखते हैं कि ये जो अपन लीनियर मोमेंटम होता है सेंटर ऑफ मास का, वो कैसे बिहेव करता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। तो सेम जैसे हमने वेलोसिटी का निकाला था, उसी तरह से लीनियर मोमेंटम भी इसी तरह से निकलेगा, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, इंडिविजुअल जो पार्टिकल होगा उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा उनका सबका ऐड होगा, ठीक है। तो मोमेंटम होता किसके बराबर है, मास टू वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। तो ये आपका ये m1 m2 सारा जुड़ के आपको क्या होता है, टोटल मास विच इज m, ठीक है, v1 v2 v3 करके vcm, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो जीरो जीरो होना पड़ेगा जब फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो आपका फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका एम सी वी जो है, एम एम वी सी एम जो है ये कांस्टेंट होगा, यानी कि आपका ये डी पी वाई डी टी जो है ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, डी पी इज इक्वल टू जीरो, डी पी क्या है आपका, चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। इन अदर वर्ड्स जो आपका मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मास अपने आप में कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक सिस्टम है ये बुलेट गन का, जो जनरली इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि आप सिस्टम किसको मानते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसको भी आप सिस्टम मानेंगे, ठीक है, उसके एक्सटर्नल जो है फोर्स ना हो तो ही आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा पाओगे, ठीक है। अगर उसके बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगती है, ठीक है, तो इसका मतलब आप वहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही यही है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन ओनली the momentum total linear momentum of the system is constant। तो फॉर एग्जांपल ये बुलेट गन है, ठीक है, ये मास बड़ा m जो है ये इसका मास है, बड़ा v जो है इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियली ये तो जीरो पे रहेगा, ठीक है, बुलेट ट्रिगर दबाया, बुलेट निकली, ठीक है। तो अगर मैं बुलेट को सिस्टम मानूं, ठीक है, तो बुलेट को अगर सिस्टम मानूंगा तो ये ट्रिगर दबाया मैंने, उसने लगाई फोर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो, क्योंकि ये फोर्स जो है इट इज एक्सटर्नल टू बुलेट, तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपकी जीरो नहीं है। तो इस केस में जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका जो है मोमेंटम, आपका चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो आप सिर्फ बुलेट का, इस तरह से कंजर्वेशन नहीं लगेगी। दूसरा, अगर ये बुलेट और गन दोनों एक ही सिस्टम है तो ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों ये है एक सिस्टम, तो इसका मतलब एनी फोर्स डेवलप्ड बाय द ट्रिगर इज इंटरनल टू द सिस्टम, क्योंकि ये पूरा यहाँ है और यहीं पे फोर्स जो है आपकी ट्रिगर दबाने से फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो ये हो गई इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स जो है उसका आपके मोमेंटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम
इस केस में हम मान सकते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि सिस्टम का जो आपका लीनियर मोमेंटम है दैट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये इनिशियली क्या है, ये दोनों जीरो पे है। ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बुलेट का और ये इसका गन का जो है ये मोमेंटम जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट शुड बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि मोमेंटम बराबर होता है, पर क्या काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होती है? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो किया था हमने। ठीक है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब पी स्क्वायर जो है ऊपर है, नीचे 2m है। ठीक है, पी तो दोनों केसेस में कांस्टेंट हो गया, बराबर है। ठीक है, तो अब नीचे आ गया m, सो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मास किसका कम है? बुलेट का। बिल्कुल सही, मास बुलेट का कम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बुलेट की। ठीक है, तो गन की एनर्जी जो है उससे कम होगी। ठीक है, तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है आपका कोलिजन का। ठीक है, बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कोलिजन बेसिकली होती क्या है कि दो बॉडीज जा रही हैं, ठीक है, आपस में टकरा जाए उसको कोलिजन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं लार्ज फोर्स लगती है थोड़े से टाइम के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया, हमने पढ़ा था इम्पैक्ट, तो एक तरह का ये इम्पैक्ट है। ठीक है, क्या ये जरूरी है कि दोनों बॉडीज जो है आपस में टकराएं ही? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा था, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिविएट हो जाते हैं। ठीक है, या बाउंस बैक करते हैं, तो आपने डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी पढ़ा होगा एक। ठीक है, कि उसके आगे जो है वो अल्फा पार्टिकल जा नहीं सकता। ठीक है, और वो क्या डिफ्लेक्ट हो जाता है या उसको वापस आ जाता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरेक्शन तो हो रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट जो है नहीं हो रहा है। सो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कोलिजन्स। ठीक है, तो कोलिजन्स के अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो ये हेड ऑन कोलिजन है, यानी कि ये वेलोसिटी u1 से जा रहा है, m1 m2 u2 से जा रहा है, और ये इनका जो वेलोसिटी का जो लाइन है वो सेम लाइन है। ठीक है, दोनों की सेम लाइन पे वेलोसिटी वेक्टर जो है। ठीक है, तब जो आपकी कोलिजन होगी उसको हेड ऑन बोला जाएगा। अगर इनकी वेलोसिटी जो है एंगल्स पे है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो आपकी कोलिजन्स है दो तरह से हो सकती हैं। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और आपकी जो है लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन जो है बहुत जरूरी है, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनइलास्टिक, देखो इनइलास्टिक में भी आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन वहाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं रहती है। कंजर्व नहीं रहने का मतलब क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन को अगर हम डील करें, ठीक है, ये बॉडी m1 है, ये m2 है, इसका मासेस। ठीक है, u1 से ये जा रही है, यानी कि u1 और u2 जो है, जब मैं u की बात करता हूँ दीज आर इनिशियल वेलोसिटीज, जब मैं v की बात करता हूँ दीज आर फाइनल वेलोसिटीज। तो u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटीज में जा रही हैं। ठीक है, अब इसको इसके साथ टकराने के लिए u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, क्योंकि अगर u2 ज़्यादा होगी, ठीक है, तो u1 कभी भी टकरा नहीं पाएगा उसको। ठीक है, कभी भी उसको कोलाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज हो गई, m1 की हो गई v1, m2 की हो गई v2, तो ये फाइनल वेलोसिटीज हो गई। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 ये इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, ये आपका फाइनल मोमेंटम है किसका, सिस्टम का। सिस्टम यहाँ क्या है, दोनों पार्टिकल्स या दोनों जो बॉडीज है। ठीक है, तो इसके एक्सटर्नल जो है, इन दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूँ तो इसके बाहर कोई फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, इसीलिए एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए जो है आपका जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हैज टू बी कंजर्व्ड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन दोनों को जब आप थोड़ा इनको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, फाइनल वेलोसिटीज आ जाएंगी बॉडीज की। ठीक है, ये बेटा इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ अगर v1 है, ठीक, तो ये m1 माइनस m2 होगा। ठीक है, और वेलोसिटी जो है फर्स्ट की ही होगी। ठीक है, प्लस अगला जो होगा वो आपका m2 होगा और सेकंड का होगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ v2 है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, m2 आना चाहिए, यहाँ क्या u2 होना चाहिए, यहाँ क्या m1 आना चाहिए, यहाँ क्या u1 आना चाहिए। यही तो किया हमने। ठीक है,
फिर आगे स्पेशल केसेस हैं उनको करते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा कि ये फाइनल वेलोसिटी जो है कोलिजन में जो v1 और v2 है उनका एक्सप्रेशन दिए आ जाते हैं, ठीक है। इनके कुछ स्पेशल केसेस हैं। अभी ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अभी अगर आपका दोनों मासेस सेम है m1 एंड m2 इज इक्वल टू m, ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस में आप ये वैल्यूज पुट कर दो, m1 माइनस m2 ये दोनों बराबर हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास एक्सप्रेशन ये रह जाएगा, 2m ये भी 2m, ठीक है, u2 हो जाएगा, v2 जो है वो u1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ v1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ जो बॉडी 1 है, ठीक है, वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर m1 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है m2 से, तो कैसे क्या होगा, ठीक है। देखो ये वाला एक्सप्रेशन देखो, m1 अगर इससे m2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसके कंपैरिजन में इसको यहाँ जीरो भर देंगे, इसके कंपैरिजन में जीरो भर जाएंगे, m1 अपॉन m1 आ जाएगा, ठीक है, u1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये m2 है, ठीक है, m1 प्लस m2 यानी कि इसके कंपैरिजन में ये m1 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है आपका, जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर m1 जो है बड़ी बॉडी जो है रेस्ट पे है, यानी कि u1 इज इक्वल टू जीरो है, तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि बड़ी बॉडी जो है इम्पैक्ट के बाद भी, कोलिजन के बाद भी रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन जो छोटी बॉडी है, छोटी बॉडी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं m1 जो है m2 से बहुत ज़्यादा बड़ा ले रहा हूँ, तो नेचुरली m2 जो है वो छोटी बॉडी होगी, ठीक है। तो छोटी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, जितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगी बड़ी बॉडी को उतनी से रिवर्स हो जाएगी, तो यही माइनस u2 है, ठीक है। तो और भी कोई केस आपको ऐसा लगे, ठीक है, कि हमें करना चाहिए, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बेसिक इक्वेशंस आपको ये याद होनी चाहिए, आप इसमें पुट करो। और दूसरा अप्रॉक्सीमेट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ निगलेक्ट करनी है और क्या चीज़ नीचे आने से जीरो हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी तो होगा नहीं, जीरो ही होगा, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है, जब दो बॉडीज जो है टकराती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है, बट लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। उसमें क्या होता है, दोनों बॉडीज जो टकराती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं और कंबाइंड वेलोसिटी v से मूव करती हैं, तो इसमें ये क्या है कि इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल जो है वो होल्ड करता है, ठीक है, इट होल्ड्स ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियल जो आपका लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये अगर एक वेलोसिटी से चलते हैं, यानी कि ये दोनों बॉडीज अगर स्टिक कर जाएंगी, ठीक है, तो वेलोसिटी इनकी एक हो जाएगी, तो ये उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए जब भी बॉडी स्टिक करेंगी तो क्या होगा, कुछ हीट जनरेट होगी, ठीक है, हीट लॉस होगी। तो जनरली क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो उसको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। वो किसके बराबर होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों कोलिजन में एक और कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटीज होती हैं दो बॉडीज की, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और सेपरेशन की वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है, आपकी फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस, ठीक है। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस, देखो ये ध्यान से फार्मूला याद रखना, ऊपर v2 है नीचे u1 है, ठीक है, इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अगर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है आपका 1 है तो कोलिजन जो है आपकी परफेक्टली इलास्टिक होती है। अगर ये 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉडी स्टिक कर जाती हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कॉमन वेलोसिटी निकालनी होती है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू जो है ई की 0 से बड़ी है और 1 से कम है तो देन इट इज कॉल्ड इनइलास्टिक, एक जनरल टर्म है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरे को ये v1 और v2 जो हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का जो हमने निकाले थे फार्मूलाज, ठीक है, तो वो उनको इन टर्म्स ऑफ ई निकालना होगा। तो क्या रहेगा, ये आपका, ये इसको फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ई की वैल्यू अगर आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो 1 भर दोगे, ठीक है, तो आपका वही फार्मूला आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल v1 है, ठीक है,
m1 माइनस यहाँ e इज इक्वल टू 1 भरूंगा, ठीक है, तो क्या होगा m1 माइनस m2 u1, ये तो पहली टर्म वही आ गई। यहाँ e इज इक्वल टू 1 होगा तो 2m2 हो जाएगा, तो यानी कि ये पूरा फार्मूला जो वही बन जाएगा जो परफेक्टली इलास्टिक में हमने निकाला था, ठीक है। सेम v2 भी ऐसे बन जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला है, इसमें आप e की वैल्यू टाइप ऑफ कोलिजन के अकॉर्डिंगली आप भरोगे तो आपको जो है v1 और v2 का जो है रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर बॉडी ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं जिसकी हाइट जो है कहाँ से, एच से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ड्रॉप करने का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब आपने पढ़ा है कि जब बॉडी ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो एच अगर हाइट है तो नीचे जाते जाते जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh, ठीक है। तो अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ई है, देखो ये एक तरह की कोलिजन है, ठीक है। तब जब बॉल होगी, अगर इलास्टिक बॉल होगी, ठीक है, तो कोलाइड करेगी, फिर ऊपर आएगी, हाइट उसकी कम हो जाएगी, फिर नीचे जाएगी, तो ऐसे करके वो उसकी जो है ना हाइट सब्सिक्वेंटली कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी मतलब कि n बार वो रिबाउंड हुआ है, ठीक है, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी nth रिबाउंड के बाद वो कितनी होगी, e रेज़ टू पावर n इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है, जब ये पूरी हाइट h थी तब जो वेलोसिटी जो है नीचे आते हुए बॉडी ने पकड़ी थी, ठीक है, वो है दैट इज √2gh। इसी तरह से nth रिबाउंड के बाद जो है वो आपकी हाइट क्या होगी, ये होगी, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस का मतलब ये हो गया हर रिबाउंड को ऐड करना है आपने, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके सारे रिबाउंड जब मैं ऐड कर दूंगा उसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और कब तक हमने करना है, जब तक बॉडी रेस्ट में ना आ जाए, उन सबको ऐड करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ये है ना, क्वेश्चन 2-3 बार करोगे इस तरह के, ठीक है, ई को यूज करने के क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएगा, फार्मूला रट्टा मारने की ऐसी जरूरत है नहीं। टोटल टाइम जानने की बिफोर कमिंग द रेस्ट, बिफोर द बॉडी इज कमिंग टू द रेस्ट, ठीक है, कितना टाइम इलैप्स हो जाता है, यानी कि सब रिबाउंड होके बॉडी शांत हो जाती है, बैठ जाती है, वो टाइम इलैप्स जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई √2h डिवाइडेड बाई जी, ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो बच्चों एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में वहाँ दिया गया है ऑब्लिक कोलिजन के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो रिजॉल्व करना आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कैसे करते हैं चीज़ों को, वेक्टर्स को, ठीक है, और वर्टिकली कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस बिल्कुल ही सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्लिक कोलिजन होती क्या है कि जब लाइन ऑफ एक्शन जो है, यानी कि आपका जो वेलोसिटीज जो है, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन जो है एक ही सीध पे है, एक ही लाइन पे है, यानी कि ये और यहाँ बॉडी दूसरी भी ये यहाँ होनी चाहिए, एक ही लाइन पे जो बॉडीज होती है उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। अब देखिए इसका जो वेलोसिटी जो है वो इस लाइन पे है, इसका वेलोसिटी इस लाइन पे है, ठीक है, तो एक ही लाइन पे नहीं है, तो ये बॉडी जब यहाँ टकराएगी तो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, यानी कि ये ओब्लिक कोलिजन है, ठीक है, लाइन पे नहीं कर रही है ये एक दूसरे को स्ट्राइक, ठीक है। तो क्या होगा, ये m1 इधर चला गया इस विद वेलोसिटी v1, थीटा है, ये फाई है, दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है क्या क्राइटेरिया है, क्या सिचुएशंस हैं, ठीक है, लेकिन हम ये मान रहे हैं थीटा है, फाई है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, दो डायरेक्शन में आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, चाहे वो इनइलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो तो आपका एप्लीकेबल होगा ही। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लूँ तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये ऐसे करके, इसका एक्स कंपोनेंट ये ऐसे करके, ठीक है। लेकिन क्या कंपोनेंट क्या लेना है, किसका कंपोनेंट लेना है, हमें मोमेंटम का लेना है। तो m1 v1 cos ऑफ थीटा, m1 v2 साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ फाई, कॉस ऑफ फाई, ठीक है। तो ये आपको फाइनल जो आपका सिस्टम का आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इनिशियली तो ऐसे ही जा रहे थे, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट तो है नहीं, हम एक्स की बात वैसे ही एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट ये है, ठीक है, u1 u2, ठीक है। तो ये फाइनल ये होगा, ठीक है, ये कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम हो गया। वाई डायरेक्शन में अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊं, ठीक है, तो देखो ये वाई डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो है कंपोनेंट आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये इसका ऊपर वाला इधर हो जाएगा m1 v1 साइन थीटा। अब ये जो है इसका नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर ये नीचे, इसका मतलब दोनों माइनस होंगे, ठीक है। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, ठीक है। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो होप कि ये आपको बहुत चीज़ों को क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है, और ये वन शॉट है तो रिवाइज करने में आपको आसानी होगी, ठीक है।
और अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए बिंदास, ठीक है। थैंक यू।